ये 2009 की बात है। मैंने इस्लामाबाद में मौजूद एक स्कूल में टीचर की हैसियत से उसको ज्वाइन किया और 9th और 10th ग्रेड के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे वहां के स्टूडेंट्स और स्कूल की इंतजामिया के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। साल के इख्तिताम में स्कूल ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम सब अप नॉर्थ की तरफ जाएं। ये 3 दिन का प्लान डिसाइड किया स्कूल ने। बच्चों को नोटिफिकेशंस दिए गए वालिदैन को बताने के लिए और वालिदैन की तरफ से हामी भर ली गई। फिर वो दिन आया जब स्कूल के साथ मिलके तकरीबन 150 बच्चे और कुछ असातिज़ा मिलके अप नॉर्थ यानी सवात की तरफ रवाना हुए। तकरीबन 4 या 5 बसेस भर के ये बच्चे और असातिज़ा पहुंचे। अपने सफर का आगाज किया इस्लामाबाद से टूवर्ड्स सवात। वैसे रास्ता जो है वो 6-7 घंटे का है, लेकिन चूंकि रुकते रुकाते और बसेस एक साथ पहुंचनी थी, जानी थी, तो रास्ता थोड़ा सा लंबा हो गया। पहुंचते पहुंचते सवात हमें ऑलमोस्ट मगरिब हो गई। जब पहुंचे तो गेस्ट हाउस पे पहुंच के सबसे पहला काम टीचर्स के जिम्मेदारी में यह लगाया गया था कि बच्चों की काउंटिंग करें। बच्चों की काउंटिंग करने के बाद और उनको रूम्स अलॉट करने के बाद हम सब ने यह डिसाइड किया कि थोड़ी देर आराम करेंगे और उसके बाद उसी गेस्ट हाउस के बीच में बॉन्ड फायर करके थोड़ी बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे। ये सब खाने के बाद हमने डिसाइड किया करने को, और वैसे ही हुआ। थोड़ी देर आराम करने के बाद 9-9:15 बजे के करीब खाना लगा, खाना खाया और उसके बाद बॉन फायर का इंतजाम किया गया, जिसमें कुछ बच्चे गाने गा रहे थे, कुछ वीडियोस बना रहे थे, कुछ अपनी बातें कर रहे थे। और इसी दौरान जो हमेशा होता है, बातें जिन्नात की निकल आईं और सब बच्चे, टीचर्स, कोई मजाक उड़ा रहा, कोई बता रहा कि हमारे साथ क्या हुआ, कोई कभी किसी दादी का वाकया बता रहा, कोई टीचर अपना वाकया बता रहा, कोई कह रहा कि हमारे स्कूल में इस तरह के वाकयात होते हैं, कोई कह रहा कि मेरे घर में इस तरह के वाकयात होते हैं, और सब अपने अपने वाकयात शेयर करने लगे। वहां पे मौजूद उस गेस्ट हाउस के चौकीदार ये सारी बातें सुन रहा था। जब बच्चे और सब तकरीबन जब 12 बज गए रात के, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अब सब अपने अपने कमरों में जाएं, क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन हमारे असल इम्तिहान के दिन थे। क्योंकि हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट सुबह मालम जब्बा जो जगह है उधर ऊपर तक पहुंचने के लिए एक जंगल का रास्ता है। एक तो वो रास्ता है जो गाड़ियों के जरिए जाया जाता है, एक वो रास्ता है जो आप पैदल के जरिए जाते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि स्टूडेंट्स के साथ मिलके जिस हद तक हो सका हम उस जंगल के थ्रू जाएंगे और वापस शाम तक उतर के नीचे आएंगे और फिर दरियाए सवात की कोने पे कैंपिंग करके वहां रात गुजारेंगे और नेक्स्ट डे दोपहर के टाइम पे वापसी इस्लामाबाद की तरफ चले जाएंगे। अभी ये सारी बातें डिसाइड हो गई। सारे बच्चे अपने अपने कमरों में चले गए, सारे टीचर्स अपनी अपनी जगहों पे चले गए। मैं और मेरा एक दोस्त जो हमारा साथ का ही टीचर था, हम लोग बैठे हुए जरा सिगरेट पी रहे थे। तो वहां का चौकीदार आया और उसने कहा कि साहब अब आप बताइए कि कल का क्या आप लोग का इंतजाम है, नाश्ता पानी का क्या करना है, खाने का क्या करना है, रात के खाने का क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि बस सुबह के नाश्ते का कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद तो सारे बच्चे पहाड़ी इलाके में चले जाएंगे। ये सुनना था और उस चौकीदार ने बोला कि सर आप लोगों से एक गुजारिश है, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं तो हमारी अक्सर बातें लोग मजाक में उड़ा देते हैं। जितना हो सके दिन दिन में आप वो पहाड़ी इलाका
जितना घूमना है घूम के वापस नीचे उतर आइएगा और कोशिश करिएगा कि ये दरिया है जो साथ में बह रहा है, सवात का दरिया मशहूर है, उधर अगर आप लोग रात को रुकने का कर रहे हैं तो साथ में रुकिएगा, एक दूसरे के करीब करीब। अच्छा, ये बातें उसने जब हमसे की तो हमें लगा कि ये वही कि पहाड़ी इलाका है, लोगों का एक्सपोजर कम है, हम शहर से आए हैं, ये फलाना ढिमकाना जो यूजुअली होता है। खैर, नेक्स्ट डे सुबह उठे, नाश्ता किया, तकरीबन 5 या 6 टीम्स बनाई गई, क्योंकि 100-150 बच्चे थे तो 20-20 या 30-30 के ग्रुप में एक ग्रुप बनाया गया और वो 2 टीचर्स के हवाले किया गया। इस तरह 5 ग्रुप्स डिवाइड हुए और 5 ग्रुप्स जो हैं वो मालम जब्बा के जंगलात में से होते हुए, ऊपर गुजरते हुए, एक्सप्लोर करते हुए मालम जब्बा तक पहुंचे, फिर नीचे उतरे और तकरीबन मगरिब के वक्त दरिया सवात पे उन्होंने अपना कैंपिंग का बेस बना लिया। अच्छा, जब कैंपिंग का बेस बनाया गया तो डिसाइड ये हुआ कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से थोड़ा से फासले पे रहेगा ताकि एक नेचर का मजा लिया जा सके, दुनियावी बातों से कट ऑफ हो, नेचर के करीब रहें। तो वैसे ही एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप दूर 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 दरिया के दूसरे कोने पे, किसी कोने पे, किसी कोने पे, इस तरह अपने अपने उन्होंने कैंप्स लगा लिए। ये साहब कहते हैं कि मैंने और मेरे दोस्त ने, हमारे साथ 30 बच्चे थे, हमने एक पूरा अपना एरिया कैंप का बनाया, उधर हमने सेट किया, सबने अपने कैंप्स बनाए, सारे टीचर्स ने, सारे स्टूडेंट्स ने मिलके, और फिर हमने एक बॉन फायर की जगह रखी। अब रात हो चुकी थी, रात का खाना सर्व हो रहा था, सबने खाना खाया, सबने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसा लगा, पहाड़ पे गए, उतरे, जंगलात में घूमे फिरे, कौन सा जानवर नजर आया। और ये सारी बातें होते होते एक एक करके सारे बच्चे, क्योंकि थक चुके थे, अपने अपने कैंप्स में, अपने अपने टेंट्स में उन्होंने जाना शुरू किया। और तकरीबन रात के 12-12:15 बजे सारे बच्चे अपने टेंट्स में चले गए। ये साहब और इनके दोस्त, इन्होंने डिसाइड किया कि हम थोड़ी देर, क्योंकि एक अनजान इलाके में हैं, अनजान जगह पे हैं, तो हमें चाहिए कि थोड़ा सा हम बाहर बैठ के सिक्योर कर लें और फिर अपने टेंट में जाएं सोने के लिए। कहते हैं हमने अपनी मामूल की बातें शुरू कर दी। इतनी देर में हमें एक दरिया के दूसरे कोने की तरफ से एक लाइट नजर आई जो कि हमारी तरफ बढ़ रही थी। बड़ी अजीब सी बात लगी कि बीच दरिया में सिर्फ एक लाइट है जो मूव कर रही है। अभी ये हम नोट कर ही रहे थे कि वो लाइट हमारे करीब आई, और जब हमारे विजिबल हुई तो वो लाइट असल में एक कश्ती पे लालटेन लटकी हुई थी। अभी हमने ये सब नोट ही किया था कि वो कश्ती हमारे करीब आई, तो उसके अंदर हमने एक औरत को बैठे हुए देखा। औरत बड़ी अनयूजुअल सी लग रही थी, उसके कपड़े देख के लग रहा था कि उसने चोगानुमा टाइप की कोई चीज पहनी हुई है, लंबे लंबे कपड़े थे। औरत को देख के लग रहा था कि उसकी उम्र 65-70 साल के बीच में है। स्किन की झुर्रियां बता रही थीं कि जैसे बहुत गला सड़ा सा लेदर होता है, वैसा उसका हाल हुआ था। आंखों में, वो कहते हैं कि वो औरत मुझे डेड स्ट्रेट मेरी आंखों में देख रही थी और मुझे उन आंखों में कोई लाइफ नजर नहीं आ रही थी। और उसके ग्रे कलर के बाल थे जो कि पानी तक, इतने लंबे थे कि पानी तक टच हो रहे थे। अभी वो कहते हैं कि मैं ये सब नोट ही कर रहा था कि उस औरत ने हमसे बात की।
उस रात के अंधेरे में जहां पे दरिया की आवाज हमें आ रही थी, सर्द हवाएं चल रही थी, उस सारे सिनेरियो में एक बूढ़ी औरत जो कि एक अनयूजुअल कंडीशन में पानी के बीच एक कश्ती में बैठ के हमारी तरफ आई और हमसे पूछती है, क्या सारे बच्चे सो गए हैं? ये सवाल सुन के मुझे बड़ी हैरत हुई। बात को खत्म करने के लिए मैंने फौरन ही उस औरत को बोला कि हाँ जी, सारे बच्चे अपने टेंट में जा चुके हैं, सो चुके हैं, और शायद आपको भी बेहतर यही होगा कि आप भी चली जाएं यहां से, क्योंकि हमें स्कूल की तरफ से ऑर्डर्स थे कि जब भी कैंपिंग के लिए जाया जाए तो अपने सिक्योर्ड एरिया को सिक्योर्ड किया जाए, क्योंकि आप एक अननोन जगह पे जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि दूसरा अनजान शख्स कौन है, कैसा है। जब मैंने उस औरत को ये बोला जाने को, तो एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उस औरत ने जवाब दिया कि उम्मीद भी यही थी। ये कहकर वो औरत अपनी कश्ती में बैठ के दोबारा उस दरिया के बीचों बीच अंधेरे में चलती चली गई और गायब हो गई। अभी ये सारी सिनेरियो बड़ा अनयूजुअल मुझे और मेरे दोस्त को लग रहा था, और हमने ये डिसाइड किया कि अपने अपने जो हमने सिक्योरिटी के लिए चाकू कुछ चीजें रखी हुई थी, क्योंकि ऐसे जंगल वाले इलाके में गए हुए थे हम, तो वो हम निकाल ही रहे थे कि मेरे फोन पे एक मैसेज आया। मैसेज दूसरे ग्रुप की टीचर का था, जिसमें वो कहती हैं कि तुम ऐसे मजाक मत करो, हमारे बच्चे डर रहे हैं। ये मैसेज मैंने पढ़ा, मैंने फौरन उस टीचर को कॉल मिलाई और उससे बात की, तो पता ही ये चला कि जिस टाइम हमारे साथ ये वाकया हो रहा था, उसी टाइम उस ग्रुप के साथ कुछ ऐसा हुआ कि एक बच्चा जिसको बीच रात में वॉशरूम आया, तो वो अपने टेंट से निकल के टूवर्ड्स ए वॉशरूम एरिया जा रहा था कि उसने एक औरत को अपने उन बॉनफायर एरिया के बीचों बीच खड़े हुए देखा, जिसके ग्रे कलर के बाल थे और इतने लंबे थे कि जमीन से टच हो रहे थे, और उसके हाथ इतने लंबे थे कि वो जो टेंट थे उधर तक टच हो रहे थे। ये देखना था, उस बच्चे ने चीख मारी, सारे लोग उठे, बाहर निकले। उस वक्त तक वो औरत भी गायब हो चुकी थी। इनको ये लगा कि शायद दूसरे ग्रुप के लोग मजाक कर रहे हैं। अभी यही सब हो रहा था कि तीसरे ग्रुप की तरफ से भी कुछ इसी तरह की शिकायतें मौसूल हुई। वहां पे एक औरत के हंसने की आवाज बाकायदा उन 30 के 30 स्टूडेंट्स साथ में उन टीचर्स को भी आई, जो कहते हैं कि हमारे कैंप्स के बीच में हंसने की औरत की आवाज आ रही, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। यह सिलसिला पूरी रात इसी तरह चलता रहा, और सुबह होते ही उन सब ने वापस उस गेस्ट हाउस की तरफ रुख किया, क्योंकि वहां से बसों में बैठ के वापस इस्लामाबाद जाना था। जब ये लोग गेस्ट हाउस वापस आए, तो इस बंदे ने उस चौकीदार से पूछा कि क्या इस तरह कभी हुआ है इस सबात में? तो कहता है, सब मैंने किसी वजह से आप लोगों को मोहतात रहने को बोला था। ये पहाड़ी इलाका है, यहां वो सब होता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और जिस औरत की आप बात कर रहे हैं, वो अक्सर औकात लोगों को नजर आई है। शुक्र करें कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. Alright folks, ladies and gentlemen, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के एक कोने से पाकिस्तान के दूसरे कोने तक जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी। हमारे शो में शामिल होने के 4-5 तरीके हैं जो कि आपको उम्मीद है पता होंगे, लेकिन उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज पहली दफा ट्यून इन किया है, सबसे पहले आप लोग अपनी हाजिरी लगाइए। जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो अपने SMS हमें भेज सकते हैं 6278 पे। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं तो लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपनी हाजिरी लगा के भेज दीजिए 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं तो कॉल कर सकते हैं 021-3432-6675 पे या फिर 021-3432-6676 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपनी ईमेल्स हमें भेज सकते हैं। और हमें आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सारी जगहों पे फॉलो कर सकते हैं। अभी फेसबुक लाइव हमारा चल रहा है, जो कि हम अभी उनके तमाम लोगों के नाम शामिल करेंगे जो लोग हमें सुन रहे हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट तरीन चीज जो हमारा YouTube चैनल है, www.youtube.com/minhajaliaskari को आप सब्सक्राइब कीजिए और वहां पे बेल आइकॉन है, उसको जरूर क्लिक कीजिएगा। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपनी एक और ईमेल की तरफ। एंड लेट्स सी के चलें जनाब बढ़ते हैं। ये वाकया मेरी बहन का है और तकरीबन 5 साल पहले की बात है। मेरे भाई और उनके कुछ दोस्त हमारे ही अपार्टमेंट्स के नीचे रात को लेट नाइट तक बैठ के बातें करते थे और फिर अपने अपने घरों को रवाना हो जाया करते थे। वालिद साहब के डर की वजह से भाई मेरी बहन को कॉल कर दिया करते थे कि वो गेट खोल दें, क्योंकि अगर बेल बजाएंगे तो आवाज आएगी और आवाज से अब्बू जाग जाएंगे और फिर डांट पड़ेगी। उस दिन भी कुछ यूं ही हुआ। रात को तकरीबन 2:30 से 3 बजे करीब भाई की कॉल आई आपी के फोन पे कि दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूं। आपी गई दरवाजा खोलने। दरवाजा खोला तो बाहर भाई नहीं थे। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि कोई उनके दोस्त ने फिर से बुला लिया हो। आपी ने दरवाजा बंद किया
और वापस आके सो गई। अगली रात फिर से कॉल आई भाई की, उसी वक्त 2:30 से 3 बजे के दरमियान। आपी ने कॉल रिसीव की, बाहर गई, दरवाजा खोला तो कोई मौजूद ना था। उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। ये सब उनके साथ तकरीबन 5 रात कंटिन्यूसली होता रहा। और फिर छठे दिन जब फिर से रात को ठीक उसी वक्त कॉल आई, आपी बहुत गहरी नींद में थी, तो उन्हें कॉल की आवाज तो आई, पर गहरी नींद में होने की वजह से वो कॉल उठा नहीं सकी। कुछ देर बाद घर की बेल बजी, और इतनी तेज बजी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी को कोई बहुत जरूरी काम है। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि इस तरह कौन बेल बजा सकता है। खैर, उन्हें मजबूरन जाना पड़ा दरवाजा खोलने। वो गई तो फिर कोई नहीं था वहां पे। वापस आई, लेटने ही लगी थी कि भाई की कॉल आ गई। उन्होंने कॉल पिक की तो भाई ने कहा कि कब से घर की बेल बजा रहा हूं, खोल क्यों नहीं रही हो दरवाजा। इससे पहले कि आप ही कुछ कहती, वो कॉल खुद ही कट गई। आप ही को तरस आया कि भाई पूरी रात बाहर गुजारेगा, खोल लेती हूं जाके दरवाजा। उन्होंने जाके दरवाजा खोला और बिना देखे ही कि भाई अंदर आया भी है या नहीं, वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। अभी वो 2 कदम लेके आगे बढ़ी ही थी कि उनको पीछे से किसी ने आवाज दी। उन्होंने मुड़ के देखा तो वहां कोई मौजूद नहीं था। काफी सहम गई थी और जल्दी से दरवाजा बंद करके सो गई। उस रात उन्हें बड़ी मुश्किल हुई नींद से। सुबह आपी ने भाई से शिकायत की कि तुम रोज कॉल करते हो, मैं जाती हूं दरवाजा खोलने तो कोई नहीं होता। भाई थोड़ी देर तक ये बात सुनता रहा। बाद में उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं की, मेरी तबीयत खराब थी कल रात, इसीलिए मैं कल नीचे नहीं गया। जिस पर हमारी वालदा ने भी हामी भरी। आपी ने कहा मजाक नहीं करो, तुम कॉल कर रहे थे, बल्कि रोज कॉल करते हो। भाई ने अपना सेल फोन चेक करवाया तो उसमें ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था। आपी ने कहा कि तुमने शायद डिलीट कर दिया होगा। मैं अपना फोन दिखाती हूं। जब आपी अपना फोन लेकर आई चेक करवाने तो उसमें पिछले दिनों की सारी रिकॉर्डिंग्स थी। बस भाई की वो कॉल जो रोज रात को आया करती थी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं थी। आप ही बहुत हैरान हुई, क्योंकि उनके फोन पे पासवर्ड लगा हुआ था जो सिर्फ वो ही जानती हैं और कोई नहीं। इसलिए उनसे इस बात का यकीन था कि हरकत में कोई और वो किसी और पे शक भी नहीं कर पा रही थी। मिनहाज सोचने की बात यह है कि रोज रात को भाई के ही नंबर से कॉल आती थी और भाई की ही आवाज होती थी, पर अगर भाई मजाक कर रहे होते तो उनके पास रिकॉर्ड नहीं होता, आप ही के पास तो रिकॉर्ड होता। और वो जो बेल की आवाज थी वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन को ही सुनाई दी थी। आज तक इस बात का पता ना लग सका कि आखिर वो माजरा क्या था। ऑलराइट, चलें। ये जो आपने ईमेल भेजी थी बहुत बहुत शुक्रिया। अनयूजुअल वाकयात होते हैं, लॉजिक में पढ़ना शुरू करेंगे तो सारी बातें लॉजिकल लगेंगी। हमारे यहाँ लोगों को आदत है या तो वो मजाक उड़ाते हैं या लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी मैं फेसबुक लाइव पे देख रहा हूं, मतलब एक बात जो है वो बड़ी क्लियरली समझ में आ गई है, सबको पता है कि ऐसी चीजों का एटलीस्ट आप मेरा मजाक उड़ा लें, आप शो का मजाक उड़ा लें, आप इस मखलूक का मजाक ना उड़ाएं,
और ये मैं कोई मजहबी एंगल से नहीं कह रहा, मैं वैसे ही आपको समझा रहा हूं। लेकिन चूंकि आजकल सबको मस्करा बनने का शौक है, सबको कपिल शर्मा बनने का शौक है, सबको कॉमेडी सूझी भी है, तो लगे रहते हैं मस्ती में। पाकिस्तानी को वैसी मस्ती चढ़ी रहती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी दिन सामना हो गया तो खुद मजाक बन के रह जाएंगे। खैर, उन तमाम लोगों के नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं जो लोग हमें फेसबुक लाइव पे अभी मैसेजेस कर रहे हैं। आदिल अवान, आपका मैसेज आया, थैंक यू। उजैर शेख, बहुत शुक्रिया। उमर कुरैशी, मिनहाज लाहौर में शो नहीं आया। उमर, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, या तो यही हो कि लाहौर जाके मुझे शो करना पड़ेगा। मोहम्मद नासिर, थैंक यू। राहिला खान, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुनेद, थैंक यू सो मच। मिनहाल रजा, थैंक यू। इमरान अली, बहुत शुक्रिया। एंड नाहिद राशिद, थैंक यू। एंड वरिशा अहमद, थैंक यू। फैसल खालिद, फराज अजीम, मोहम्मद तौसीफ, उमर मिर्जा एंड अरसलान खान, सना खुर्शीद, आप तमाम लोगों के मैसेज आए में थैंक यू सो मच। इसके अलावा वो तमाम लोग जो अपने मैसेजेस हमें 6278 पे भेजे, उनके नाम भी शामिल कर लेते हैं जल्दी से। एम आसिफ, आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। सैफ सुजात, थैंक यू। सायरा, थैंक यू। सायरा DHA लाहौर, सलाम मिनहाज एंड थैंक्स फॉर सुपर। अच्छा, लाहौर में मैं जा तो रहा शो, कौन कह रहा है कि नहीं जा रहा। इसके अलावा सगीर साहब, आपका मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया। वाजिद, थैंक यू। तूबा, आहद परवेज, इसरार, सबील, फबीहा, समिया, डॉक्टर उस्मान, हसन आरिफ, आलियान, रमीज, इब्राहिम, नंदिता, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग हमें मैसेजेस भेज रहे हैं। खैर जनाब, हमारा फोन लाइंस खुल चुकी हैं 021-3432-6675 या फिर 021-3432-6676 पे अपने ईमेल्स या अपने कॉल्स कर सकते हैं। जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। याद रखिएगा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो कॉल करें वो प्रिसाइसली आके हमसे सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक के हवाले से बात करें। राइट लेफ्ट, प्रोग्राम की तारीफ या किसी की तारीफ या मेरी आवाज की तारीफ प्लीज मत कीजिएगा। लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे हैं जिन्नात के ऊपर, इस मखलूक के ऊपर, जो भी एंटिटी है, एनर्जी है, जो भी इसके बारे में, तो प्रिसाइसली इसके ऊपर बात करेंगे। देखते हैं फर्स्ट कॉलर कौन है वहां से लाइन पे मौजूद। हेलो 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 जी, आपको आवाज आ रही है सर मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। आपको आवाज आ रही है हमारी? आ रही है सर, बिल्कुल। अब शुरू करूं सर? जी बोलिए, कौन बात कर रहे हैं? सर मैं खालिद बात कर रहा हूँ, शादी गार्डन से। अच्छा खालिद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, दुआएं आपकी जी। तो मेरे सर इस तरह से है कि मेरे वालिद साहब पाकिस्तान एयरफोर्स में थे। सही। तो अब जी बोलिए। मेरे वालिद साहब पाकिस्तान एयरफोर्स में थे, तो अब उनका इंतकाल हो चुका है 96 नवंबर में। तो मैं ये वाक्य जो बता रहा हूँ ये 1974 का है, जब हम मलिक कैंट में रहा करते थे। मलिक कैंट में अगर कभी आपका जाना हुआ हो
तो वहाँ पे एयरफोर्स वालों की एक छोटी सी वो बना हुआ हिस्सा, बाकी तो सारा आर्मी का है। डहोल लाइन कहलाती है एक, जहाँ पे एयरफोर्स के लोगों के मतलब रहायशी इलाका था, वहाँ पे रहायश थी हमारी। सही। तो मलिर कैंट में सर वो जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो सर्कुलर ट्रेन चला करती थी, 74 की बात मैं कर रहा हूँ आपको, 74 की, और उसके अलावा चलती थी 9C, जो आजकल मेट्रो के नाम से चलती है। सही। तो बहरहाल मुख्तसर ये बताने का कि हम लोग डिगरोड से वहां पे शिफ्ट हुए थे 74 में। जब वहां पे शिफ्ट हुए तो पहले दिन जो हमारे पड़ोस में लोग थे, उन्होंने इसमें जो नए पड़ोसी आते हैं उनके लिए चाय और रिफ्रेशमेंट वगैरह मतलब उन्होंने भेजी, और बहरहाल सलाम दुआ हुई और इस तरह से बहरहाल रहना शुरू हुआ चंद दिन। तो उनके हमारे जो पड़ोस में जो फैमिली थी ना, उनकी एक बहन थी खातून की, जो मतलब है कि वो वहां पे रह रही थी जैसे फैमिली रह रही होती है। तो रात में खाना खाने के बाद सब लोग टहलने निकलते थे। तो वो 1974 का जमाना था और इतना आबाद नहीं था वो। अब तो बहुत आबाद है, अगर आप अब जाएंगे। उस वक्त बहुत कम मतलब है कि ये घर बने हुए थे और बाकी इलाका वो सुनसान होता था। तो वो सिस्टर बताती थी कि जब वो सब खवातीन बातें करते थे रात में खाना खाने के बाद, तो उनकी जो वो खातून की बहन थी वो मतलब है कि गैर मामूली एक्टिव, और वो सबसे ज्यादा चलना और उनको थकना नहीं। मतलब वो लोग कहते थे हम लोग थक जाते थे, तो वो कहती थी कि भाई आप लोग इतनी जल्दी थक जाते हैं, क्या बात है सारा। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि ये इस तरह चलता रहा। तो बाद में पता ही चला कि उनको ऊपर कुछ असर था मतलब। तो उनको किसी ने बताया होगा, उनके हस्बैंड को और खातून को, वो उसको अपनी बहन को लेके मुल्तान में जो बने हुए मजार वगैरह वहां लेके गए थे वो, कि इनका ये असर वगैरह मतलब है उतरे। तो वो ये बताते हैं कि मैं एयरफोर्स का मतलब है हमारे यहाँ पे शाम में पीटी वगैरह का होना और बहुत ज्यादा एक्टिव, और मतलब है कि रनिंग वगैरह, और उसमें बहुत ज्यादा वो था। मैं बहरहाल मजार के ऊपर गए तो वो वहां पे जब उनकी बहन को वहां पे वो बुजुर्ग वगैरह थे कुछ जो दुआ वगैरह कर रहे थे, तो वो अचानक वो लड़की जो थी भागने लगी मतलब। तो वो कहने लगे कि मैंने भी भागना शुरू किया। वो कहने लगे कि मुख्तसर ये कि हैरान कुन मतलब है कि 2-3 मील तक तो कह रहे थे कि वो मेरे जैसा आदमी वो आगे और मैं कुछ पीछे था कुछ फासले पर। सही। बड़ी मुश्किलों से उनके मैं करीब पहुंचा और मैं उनको बहरहाल दोबारा लेकर आया। तो वो बुजुर्ग ने बताया, कह रहे थे कि भाई इनके ऊपर जो वो असर है तो वो अभी मतलब इनका खत्म नहीं हुआ है, मतलब इसके लिए आपको करवाना पड़ेगा और वो कुछ रहना पड़ेगा। कह रहे थे कि हमारी छुट्टियां वगैरह इतनी थी नहीं, मतलब तो हमको वापस आना पड़ा। बहरहाल मुख्तसर ये कहने लगे कि वहां पे एक और फैमिली रहती थी क्रिश्चियन, तो वो उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि हमारे एक जानने वाले हैं पादरी साहब, उनको मतलब है कि ये बताते हैं। मुख्तसर ये कि उनको ये सारा कुछ बताया गया। तो मेरा बताने का जो मतलब है मकसद कि पादरी साहब ने वो ट्रीटमेंट किया था और वो बच्ची जो है वो सही हो गई थी मतलब। तो उसके बाद फिर ये था कि ये वाकया था, लोगों को एक दूसरे को बताते थे और फिर वो मतलब बात आई गई हो गई। तो मुख्तसर ये कि मुझे दिमाग में ये बात बैठी थी कि वो पादरी साहब ने जो ट्रीटमेंट किया था वो कह रहे थे कि ये हर मजहब में मतलब इस तरह के लोग होते हैं मतलब जो ये काम कर सकते हैं। तो बहरहाल ये वाकया मैंने शेयर करना था आपसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। खैर जनाब, एक मुझे अचानक से बात याद आई। लास्ट शो में एक कॉलर आए थे बिल्कुल आखिर में, और कुछ मेरी उनसे तर्क कलामी हो गई थी, कुछ बातें वो गलत कर रहे थे जो मुझे बुरी लगी। लेकिन मेरी एक सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने ऑनर जो है वो गुस्सा जाहिर किया, और वो भी एक बुजुर्ग के सामने। एटलीस्ट वो मुझसे तो बड़े ही थे। तो मुझे ये बात, जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो मुझे रियलाइज हुई। तो मैं तहे दिल से माजरत खा हूं उन साहब से। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी बात गलत होना एक अलग बात है, लेकिन मेरी बदतमीजी करना वो बिल्कुल ही गलत बात थी। तो आई एम सॉरी। और आपने कहा था कि आपको मुझसे मिलना है, तो बिल्कुल आप किसी भी टाइम 103 के स्टूडियो 2 बजे के बाद या 12 बजे से पहले जुम्मे वाले दिन आ सकते हैं। मैं सिर्फ एक दिन आता हूं यहाँ पे,
खैर, बढ़ते अपनी अब एक ईमेल की तरफ जो कि हमें महविश ने भेजी है। और ये एक बड़ी अनयूजुअल सी ईमेल है। इसका ताल्लुक पता नहीं जन्नात से है कि नहीं है, ये आप मुझे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। वो कहती है, मेरी कहानी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी वो शादी के बाद की है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। एक नॉर्मल रूटीन के हिसाब से मेरी जिंदगी चल रही थी। मेरे मियाँ काम पे जाते थे, हम एक घर में रहते थे, फलाना ढिमकाना, नंद सास सब साथ में मिलकर रहते थे और कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। फिर कुछ ऐसा होना शुरू हुआ जो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। यदि एक रात मामूल के हिसाब से हम सब सो गए अपने अपने कमरों में, मैं भी सो गई। अभी रात के 4-5 ही बजे थे कि मैंने ख्वाब में देखना शुरू किया कि मेरी साइड पे एक सांप साइड टेबल पे रखा हुआ है। और वो सांप इस तरीके से साइड टेबल से नीचे उतर है जैसे लग रहा है कि वो मेरी तरफ आने के लिए उतर रहा है। यदि मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूं कि सांप नीचे गिर रहा है, जैसे हटा दें उसी टाइम मेरे पांव में कुछ टच हुआ और मैं असल में अपने बिस्तर से जंप लगा के भागी और लाइट ऑन की कि शायद सांप बिस्तर पे आ गया है। मेरे हस्बैंड ने भी मेरी देखा देखी डरते हुए वो भी बिस्तर से उठे और दूसरी तरफ जाके खड़े हो गए। खैर, मैं ख्वाब समझ के नजरअंदाज कर दिया, मगर अब दिन में मुझे सांप की आवाज आना शुरू हो गई। यह मामला इतना बढ़ गया कि मैं डर के मारे सोना ही छोड़ दिया कि सांप आ जाएगा। मेरी एक नंद थी जो मुझसे 2 दिन छोटी थी, मगर वो नॉर्मल नहीं थी। यानी 2 साल के बच्चा हो जैसे वैसी उसका दिमाग था। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, मगर ऐसे कि जैसे कोई खबर ना हो दुनिया की। मैं एक दिन अपनी सास को उठ के बताने लगी कि मैंने ऐसे सांप देखा, तो मेरी नंद उधर दूर बैठी नाश्ता कर रही थी। उसने मेरी सास से पूछा कि भाभी क्या बोल रही हैं। सास बोली कि उसने ख्वाब में सांप देखा है। तो मिनहाज वो मेरी नंद अल्लाह लोग टाइप थी, कभी कुछ नहीं बोलती थी और अगर बोल देती थी तो वो सच हो जाया करता था। उसने मेरी सास की बात सुनकर कहा, मैं भी रोज देखती हूं सांप बाहर से आता है और भाभी के दरवाजे पर बैठा होता है। तो मेरी सास ने उसको कहा, तुमने मारा नहीं? तो बोली कि नहीं, हमसे नहीं होता। खैर, उसके बाद मैं ट्विंस बेबीज एक्सपेक्ट करने लगी, जिनमें से एक की 7th मंथ प्रेगनेंसी में ही डेथ हो गई। अब मैं रिस्क पर थी। डॉक्टर्स बोल रहे थे कि अगर कोई भी एक्शन लिया तो सेकंड बच्चे की भी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। आप एटलीस्ट 4th वीक 4 हफ्ते वेट करें और कोई भी मसला हो तो फौरन हॉस्पिटल आए। अब ऐसा हुआ, मैं अपनी अम्मी के घर ही सो रही थी रात में अपनी सिस्टर के साथ, तो मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरे सामने काले चोगे टाइप ड्रेसिंग में 3 लोग खड़े थे, जिनके सर मुझे जागते देख के झुक गए या वो पहले से ऐसे खड़े थे, मुझे नहीं इल्म। और एक लड़की सफेद दुपट्टा लपेटी हुई थी जैसे हम लेडीज नमाज में लपेटते हैं। वो मेरी बहन और मेरे बीच में बैठी हुई थी, मेरे पांव की तरफ। ऐसा लगा कि आपस में वो लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे थे
और मुझे देख के शायद चुप हो गए। उस लड़की ने पलट के जब मेरी तरफ देखा तो वो बिल्कुल मेरी बहन की हमशक्ल थी जो मेरे बराबर में सो रही थी। उसने मुझे कहा, क्या हुआ, सो जाओ। और मैं देखते देखते सो गई। मेरी आंख फजर की अजान से खुली और मैं जब से अपनी वालदा को बोलने लगी कि मेरे साथ कुछ होगा। अम्मी मुझे हॉस्पिटल लेके गई रूटीन चेकअप करवाने के लिए कि शायद मुझे तसल्ली हो जाए, मगर रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई और मुझे 24 घंटे की ऑब्जर्वेशन में रखा गया कि अचानक मेरी हालत खराब हुई और मेरा दूसरा बच्चा भी एक्सपायर हो गया। ये वाकया था, मुझे नहीं पता, मगर फिर मेरा रूहानी इलाज करवाया गया और मौलवी साहब ने बताया कि किसी ने कोई काला जादू करवाया है जो तंग कर रहा है। फिर उन्होंने मुझ पर पढ़ाई की तो जो सांप मुझे दिखता था, मैंने देखा ख्वाब में कि मेरे वालिद साहब ने उस सांप को पकड़ के मार दिया है। उसके बाद भी मुझे सांप दिखाई देता है, टिल डेट दिखाई देता है, लेकिन अब मुझे उस सांप से डर नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो सांप मेरी हिफाजत कर रहा है। लेकिन इन सारे चक्रों में किसी की नफरत में मेरे वो दोनों बच्चे जो पैदा भी नहीं हुए इंतकाल कर गए। ऑलराइट जनाब, महविश, ये आपकी ईमेल थी। आई एम सो सॉरी टू हियर कि ये एक बहुत बड़ा लॉस होता है जब इंसान माँ बाप बनता है, तब उसको रियलाइज होता है। बिल्कुल, मुझे भी उसी वक्त रियलाइज हुआ जब मैं बाप बना। आई एम सो सॉरी, लेकिन एक सीखने का अमल है इससे, हम सब चीजों से जो अभी सुन रहे, कि आपकी जिंदगी में ऐसा मोमेंट आएगा जब आपको किसी से नफरत होगी, किसी पे आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपको जेलसी होगी, लेकिन ये वो ही टाइम होगा जब आपको अपनी इंसानियत दिखाने का वक्त मिलेगा। एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा हिंदू, एक अच्छा क्रिश्चियन, XYZ जो भी आपका मजहब है, उसको टू द प्योरेस्ट फॉर्म दुनिया के सामने दिखाने का मौका मिलेगा। उस वक्त अगर आप लोग ये इस तरह की हरकतों में पड़ जाएंगे तो आप में और शैतान में क्या फर्क रहेगा। इंसानियत बरकरार रखिएगा। खैर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? एक्चुअली मैं अपना नाम मेंशन नहीं करना चाहूंगी, प्लीज। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप बताइए कि आपके साथ क्या वाकया पेश आया। मेरा वाकया लास्ट ईयर का है, जुलाई का। मतलब लास्ट ईयर इसी साल, पिछले साल जुलाई में 1-2 महीने पहले से जो है ना, मेरी तबीयत खराब रहती थी। मतलब मुझे अजीब अजीब सी शक्लें दिखती थी दीवारों पर, और जो है ना मुझे फील होता था कि मेरे साथ कोई है। सही। ठीक है, मेरी बॉडी पे नील पड़ जाना और वॉशरूम जाऊं तो मुझे अजीब अजीब सी शक्लें दिखना, ऐसा मेरे साथ 1 महीने से हो रहा था। सही। तो लास्ट ईयर हम किसी की दावत में गए थे, वहां से हम लोग 1-1:30 बजे घर वापस आए। उसके बाद जो है ना मेरी तबीयत खराब हो गई। मतलब माशाल्लाह से मैं मैरिड हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, पर फिर भी मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझ पे मतलब ऐसी मेरी हालत हो गई कि मेरे अंदर से मतलब आदमी की आवाजें आने लग गई और वो सबको बोल रहा है कि इसको छोड़ दो और जो है ना ये मेरी है और
फला फला मेरे मियाँ को गंदी गंदी गालियां बकना, सबको ससुराल वालों को गालियां बकना। और उसके बाद 1 से 1.5 घंटे बाद मुझे नींद की दवाई दी तो मैं बिल्कुल सही हो गई। और जब मैं उठी तो मुझे होश ही नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या है और क्या नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। उसके बाद जो हमारे जानने वाले हैं उनको मेरे घर वालों ने दिखाया कि क्या प्रॉब्लम है और ये डरती भी बहुत है और इसको अजीब अजीब सी शक्लें ना 2-3 महीने से इसके साथ हो रहा था। तो जो उन्होंने मुझे बताया, मतलब मेरी फैमिली को बताया, मेरी फैमिली ने मुझे डायरेक्ट नहीं बोला, तो उन्होंने बताया कि मुझ पर किसी ने कुछ करवा दिया है। मतलब ऐसा होता है ना, किसी के थ्रू किसी को भेज दो कि जाके उसको तंग करो। वो लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब किसी को देख के कोई नहीं जलता, पर वो चीज होती है। और मेरे साथ अभी तक, इवन अभी तक ऐसा है कि मैं तावीज पहनती हूँ, मेरे गले में, मेरे कमरे में हर चीज है, पर समटाइम्स ऐसा होता है कि वो चीज मुझ पे हावी होने की कोशिश करती है, पर अगर मैं ध्यान कहीं और लगा दूं तो वो फिर चली जाती है। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि ये कितनी दफा हुआ है ऐसा कि आपके ऊपर कोई हाजिरी हो गई या जिन आ गया, जैसे आप कह रही हैं? मतलब ये लास्ट ईयर की बात है। मेरे मियाँ ने मेरी आवाज रिकॉर्ड की थी, वो उन्होंने डिलीट कर दी थी बाद में कि मैं वापस वो चीजें ना सुनूं, क्योंकि उन्होंने मना किया था, तावीज वगैरह पहनने के लिए बोला था कि वो बोल रहा था कि मतलब ये मेरी है और मतलब आप इसको छोड़ो और गंदी गंदी गालियां देना। मेरे अपनी 2 बेटियां, मैं उनको पहचान ही नहीं रही थी। मैं बोल रही थी नहीं मेरी शादी नहीं हुई है, और फिर जब हमारी कोई थे उन्होंने पूछा तुम क्यों आए हो, तुम्हें क्या मतलब तुम्हें क्या चाहिए इससे? तो उन्होंने साफ लफ्जों में बोला था कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमें किसी ने भेजा है और उसने बोला है कि मतलब इसकी जो मैरिड लाइफ है उसको खत्म कर दो, बस ये है। अच्छा, तो सुने, पक्की बात है ना कि आपने ये जिन्नात के ऊपर रख के तो नहीं बोल रही ना? हो सकता है कि आपके दिल में हो, शायद आपने कहा कि चलो गाली दे देती हूँ, फिर जिन्नात के ऊपर रख के मैं आगे निकल जाऊंगी। नहीं था, नहीं गाली देने का तो था ही नहीं ना, क्योंकि मेरा अपनी ऐसी कंडीशन थी कि मैं बोल रही थी, मतलब मेरे अल्फाज निकल रहे थे और मुझे कुछ सुनाई दे रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ, पर मेरी जुबान पे कंट्रोल ही नहीं था। और आपके जो हस्बैंड है उन्होंने आपको आपने वो आवाज सुनी थी, आपने रिकॉर्डिंग सुनी थी एक दफा? उन्होंने मुझे एक बार सुनाई थी, उन्होंने डिलीट कर दी थी कि नहीं आप ऐसी चीजें मत सुनो, बिकॉज सुनने से ऐसा होता है ना कि हम उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने अपने मियाँ को गालियां बकी फला और मैं अपनी बच्चियों को नहीं पहचान रही थी, तो हम उस चीज से बाहर आने की करते हैं। और आवाज किस तरह थी, याद है आपको कुछ आवाज? भले आप वो गालियां मत देगा खुदा के वास्ते, लेकिन अगर आप आवाज वो बता सकें किस तरह की थी? मतलब एक आदमी की आवाज थी। मैंने, अगर आपको मैं याद हूँ, मैंने आपको फेसबुक पे कुछ पिक्चर्स सेंड की थी और मैंने कहा था मैं आपको कॉल करके उसकी डिटेल बताऊंगी। आपने वो पिक्चर्स देखी भी थी शायद। आप एक काम करेगा, दोबारा भेज दीजिएगा, अभी याद नहीं मुझे। मैंने आपको सेंड की थी, वो कैलिफोर्निया की पिक्चर्स थी। मैंने आपको 2 पिक्चर्स दी थी, उसमें ना साफ कोई बच्चा दिख रहा था। मैंने आपको मैसेज भी किया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, मुझे याद है कि नहीं, वो मुझे तो कोई साफ सी बात है, वो जिन्नात विन्नात नहीं लगे थे। वो जैसे भी तस्वीर खींची, हो सकता है वो सिगरेट पी रहा था। नहीं वैसे भी और सही है, मैं आपकी बात, वहाँ ना कोई हवा थी ना कुछ था, वो एक रैंडम क्लिप था जो उसके अंदर शो हो गया था। नहीं, वो होता ही है कि कैमरे के जो लेंस होता है ना, वो जिस तरीके से काम करता है, वो उसको लाइट चाहिए होती है। जब लाइट कम हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली डिजिटली वो लाइट ढूंढता है जगह से। ये मसले होते हैं। फ्लैश ऑन कर दें तो उसके सामने से कोई चीज गुजर गई तो वो लगता है कि जिन्नात है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है। ये मैं नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल गलत बात है, लेकिन मैं तो कोशिश ये करता हूँ अपने शो में बताने की कि हर चीज जो है ना जिन्नात पे नहीं रख सकते ना। हर फेलियर मैं वही बोल रही हूँ, अगर हम उस चीज को साइड कर दें, अगर मैं अपनी बात करूँ, अपना एक्सपीरियंस करूँ, तो ये मैं चीज फील करती हूँ। और अभी भी मतलब मैं अकेली हूँ कमरे में, मेरे मियाँ मुझे अकेले नहीं छोड़ते। मतलब ऐसा होता है कि मैं बहुत डरती हूँ, तो मुझे अकेले नहीं छोड़ता। मतलब मैं जब भी अकेले होंगी या कुछ होगा, मैं लेटूंगी तो मुझे मतलब गेट के ऊपर, दीवारों के ऊपर मुझे बाकायदा पूरी फेसेस दिखता है। और अभी भी बाकायदा औरत के फेसेस दिखते हैं। अभी भी ऐसा हो रहा है? अभी आप जब बात कर रही हैं? अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। मैं जब इस बारे में बात भी करती हूँ ना, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। बस सही भाई, आप चली जाइए इससे पहले कि आप मुझे ऑनर गालियां देना शुरू कर दें। नहीं, अल्लाह ना करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना ये बता रही हूँ कि लोग आपस में एक दूसरे को देख के जलते हैं, ये तो है। और जब हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर हम वो चीज करते हैं जो दूसरा कर सकता है। इसके ऊपर ये भेज दो। बिल्कुल, चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। और अपने हस्बैंड से बोलेगा कि अगर वो रिकॉर्डिंग मिल जाए और अगर वो शेयर करना चाहे मुझसे तो वो मुझे ईमेल कर दें। आप लोगों की इजाजत के बाद ही मैं लोगों तक सुनाऊंगा। अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो वो मेरे पास महफूज रहेगी।
चलिए ठीक है, थैंक यू। मैं देखूंगी, अगर हुआ मुझे मिली तो मैं आपको जरूर सेंड करूंगी। मुझे अंदाजा है वो है आपके पास, मुझे अंदाजा। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ये मेरी हिस्ट्री में आई थिंक सेकंड टाइम ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मिनहाज, एक सीजन 1 के टाइम पे एक खातून ने हमें कॉल की थी और वो भी इसी तरह अपना वाकया बता रही थी, और बताते बताते उनके साथ मेरे शो में लाइव, अब आप ये कहें कि वो जिन्ना आ गया था, उन पे हाजिरी हो गई थी, या वो एक्टिंग कर रही थी, जो भी थी, XYZ, जो भी आप समझें, ये हो चुका है मेरे साथ। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि वो कौन से एपिसोड में हुआ था। लोग मुझसे पूछते हैं मुझे, लेकिन ये जरूर याद है कि वो रात मेरे लिए बड़ी डिस्टर्बिंग थी। एक तो इस तरह का वाकया मेरे साथ ऑनर हो गया, बी उस वक्त मैं दूसरे स्टेशन पे था, तो मैं 7th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर, बल्कि ग्राउंड से भी नीचे बेसमेंट तक रात के 3-4 बजे अकेला अंधेरे में नीचे जाता था, क्योंकि उस वक्त वो बिल्डिंग पूरी लाइट्स ऑफ हो जाती थी और 80% जो है वो लिफ्ट भी बंद कर दी जाती थी। वो कभी कभी वो गार्ड को याद रहता था कि मेरा शो है तो वो खोल देता था, अगर नहीं होती थी उसकी ड्यूटी, किसी और की होती थी, तो वो लिफ्ट बंद होती थी। तो वो 7th फ्लोर से बेसमेंट तक वो 8 फ्लोर्स मेरा उस दिन उतरना मुझे याद है कि मुझे हर सेकंड पे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कोई चल रहा है। हर सेकंड पे मुझे ये फील होता था कि मेरे पीछे कोई है। अब इस पे ऑब्वियसली मेरा दिमाग का एक फतूर भी कहा जा सकता है, क्योंकि मैं हॉरर शो करके रात के 4 बजे नीचे उतर रहा हूं, और वो भी उस वक्त जब मेरे साथ ऑनर इस तरह का वाकया हो चुका। और अब ये इन साहिबा ने कॉल की, अगर हो सके तो आप प्लीज मुझे वो ऑडियो भेज दीजिएगा, आपकी इजाजत के बाद ही वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों तक सुनाएंगे। अगर आप नहीं देंगी इजाजत तो वो नहीं चलेगी, मेरे पास महफूज रहेगी, डोंट वरी अबाउट इट। खैर, बढ़ते हैं एक और ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम उमामा है, मेरी रिहाइश गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 की है। ये वाकया मेरे स्कूल के टाइम का है, जब मैं क्लास 5th में थी। हमारा स्कूल गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में था। हमारे घर के थोड़ा सा ही आगे 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे एक कॉन्टिनेंटल बेकरी की ही लाइन में एक साथ 3-4 स्कूल्स हैं, जिनमें दी एजुकेटर्स, द विजन है, उसी के आगे हमारा स्कूल था, दी एंजल्स गार्डन सेकेंडरी स्कूल के नाम से। आपको पता होगा अगर तो उस रोड की बैक साइड पे पूरा पहाड़ी इलाका है। हमारे स्कूल की काफी क्लासेस की जो विंडोज थी वो पहाड़ी वाली साइड पे ओपन होती थी। स्कूल काफी बड़ा था, तो 3rd फ्लोर पे हमारी साइंस लैब थी, जो कि पूरे फ्लोर पे एक ही लैब खुली थी, बाकी सारे रूम्स बंद रहते थे, जिस वजह से वो फ्लोर काफी बेरौनक और काफी सन्नाटा रहता था। 2nd फ्लोर पे सारी सेकेंडरी क्लासेस होती थी और स्टाफ रूम, और ग्राउंड फ्लोर पे प्राइमरी क्लासेस थी और प्रिंसिपल का ऑफिस था। हमारी साइंस लैब काफी बड़ी थी तब से थी, और आवाज एक सेकंड, क्या हुआ? हमारी साइंस लैब काफी बड़ी थी और उसकी सारी विंडोज पहाड़ी की साइड पे ओपन होती थी। एक दिन हम अपनी क्लासेस में बैठे थे, हमारी क्लासेस चल रही थी कि अचानक बहुत जोर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। वो आवाज इतनी जोर की थी कि पूरे स्कूल में सुनी गई और हम हद से ज्यादा सहम गए थे। हमारी टीचर्स हमारी क्लास का
दरवाजा बंद करके बाहर चली गईं, ये जानने के लिए कि हुआ क्या है। वापस आकर उन्होंने हम स्टूडेंट्स को बुलाया कि कुछ नहीं हुआ है। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि उस टाइम हमारे स्कूल का माहौल इतना टेंस हो गया था, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई थी उस लड़की के चिल्लाने के बाद। खैर, दूसरे दिन हम नॉर्मल स्कूल गए। स्कूल से घर आकर मेरी बड़ी बहन ने हमें पूरी कहानी बताई। मेरी बड़ी बहन जो उस टाइम क्लास 9th में थी, उनकी दोस्त की बहन क्लास 10th में थी। उनकी साइंस टीचर क्लास 10th की 4-5 लड़कियों को जिन्होंने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया था, उन्हें 3rd फ्लोर पे साइंस लैब लेके गई प्रैक्टिकल कराने। तो वो बताती हैं कि जिस दौरान सब स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल करने में मसरूफ थे, उन्हीं में से एक लड़की ने ऐसा फील किया कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उस लड़की ने टर्न किया तो उसने देखा कि एक औरत उसके पीछे खड़ी है और उसने कफन जैसा कुछ पहना हुआ है और वो उसको गौर से देख रही है। उस लड़की ने बहुत जोर से चीखा और सारे स्टूडेंट साइंस लैब से भागकर नीचे अपनी क्लासेस में आ गए। जिसके बाद वो लड़की जिसने उस औरत को देखा था वो बेहोश हो गई। जो टीचर्स उस टाइम प्रैक्टिकल कराने लेके गई थी, उन स्टूडेंट्स को वो बताती हैं कि मुझे किसी की एग्जिस्टेंस फील हो गई थी, पर मैंने टर्न करने की हिम्मत नहीं की। पर उस स्टूडेंट ने जो कि देख लिया था, इस वजह से उसकी ये हालत हो गई और वो नीचे अपनी क्लास में आकर बेहोश हो गई थी। काफी हफ्ते वो एब्सेंट रही। फिर 1 महीने बाद वो स्कूल आई तो उस लड़की की कंडीशन बहुत बुरी थी। जैसे एक दिन मुझे याद है, हमारी असेंबली हो रही थी कि वो लड़की दोबारा जोर से चिल्लाई, जिस वजह से हमारी असेंबली रुक गई। पता चला कि उस ही की क्लासमेट ने ऐसी उसके शोल्डर पे हाथ रखा जिसपे वो खुद खौफजदा हो गई, डर गई। कहने को मकसद ये है कि वो अभी तक ट्रॉमे में थी, जिस वजह से उसकी ऐसी कैफियत रहने लगी थी। मिनहाज, उस एक इंसिडेंट के बाद हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट भी बदल गया था। 3rd फ्लोर जहां साइंस लैब थी, जहां ये इंसिडेंट हुआ था, उस फ्लोर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और 2nd फ्लोर की ही एक क्लास को साइंस लैब बना दिया गया। हमारे स्कूल काफी हॉन्टेड समझा जाने लगा और अभी तक हॉन्टेड कहलाया जाता है। एक और बात, हमें हमारे स्कूल की तरफ से काफी बातें सुनने मिलती थी कि हमारे स्कूल में कुछ है, पर हम यकीन नहीं करते थे। पर बताया ये जाता है कि हमारे स्कूल के ग्राउंड में एक बड़ा आम का दरख्त था जो स्कूल की रेनोवेशन की वजह से काट दिया गया था। कहते हैं उसके बाद से हमारे स्कूल में काफी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज स्टार्ट होना शुरू हो गई।
चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और उसके बाद इस ईमेल पे दोबारा आएंगे। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मैं कराची से शोएब बात कर रहा हूँ। जी शोएब साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का नाम, अपना ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी शोएब साहब, बताइए क्या वाकया है जो आप सुनाना चाहेंगे? वाकया तो 2-3 है, मगर ज़ाहिर है इतना टाइम तो आप मुझे नहीं देंगे। मैं 2-3 वाकया आपको एक आध वाकया शेयर कर लेता हूँ। जी जी। एक तो वाकया एक मैं सुनाता हूँ कि हमारे पापा जो है उनके खालू रेलवे में गार्ड थे। सही। रेलवे में वो गार्ड थे। सही। मीर खास में वो रहते थे। तो अपनी वो रात को अपनी ड्यूटी खत्म करके वो आते थे लेट नाइट, मतलब 11-12 कभी 1-2 बजे। उनका जो घर था उसके बैक साइड पर वो मुसाफिरों के लिए जैसे टॉयलेट बना होता है वो बना हुआ था। सही। तो वो एक दिन घर पर आए तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई टॉयलेट में 2:30 बजे रात को कोई झाड़ू दे रहा है। सही। कोई झाड़ू देने की आवाज है ना, ये सफाई कर रहा है कोई। सही। तो उन्होंने कहा कि मतलब जाहिर रात के 2:30 बजे, अच्छा ये वाकया भी कोई काफी मतलब ये समझे कि 75 का जमाने का वाकया है ये, तो वो हमें बताया करते थे। उन्होंने कहा कि ये रात को 2:30 बजे ये कौन मतलब ये झाड़ू दे सकता है। तो उन्होंने एक डंडा लिया और दरवाजा खोलकर वो उस तरफ गए जहां पर वो उनके पिछली तरफ वो ये जो टॉयलेट बना हुआ था। सही। तो उन्होंने देखा कि एक औरत घूंघट पूरा निकाले हुए और वो 2:30 बजे रात को वहां टॉयलेट में झाड़ू दे रही थी। अच्छा, वो फिर भी नहीं डरे और वो डरे नहीं, उनको वो आगे बढ़े। उन्होंने कहा मैं उससे पूछूं कि ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है। सही। उन्होंने जब वहां करीब पहुंचे तो देखा तो उसके जो दोनों पैर थे वो उल्टे थे, मतलब उल्टी तरफ थे। उसके बाद उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा और वो सीधे वापस घर में आ गए। और जब उन्होंने वापस आके घर के पीछे देखा तो वो अपने काम में लगी हुई थी। कौन अपने काम में लगी हुई थी? कोई जो जिसके पैर उल्टे थे वो झाड़ू देती रही अपने वो टॉयलेट में 2:30 बजे रात को। सही। मगर वो वापस, उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। पहले वो डंडा लेके गए थे कि पूछे कि कौन है ये, क्या कर रहा है 2:30 बजे रात को। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने उसके पैर देखे तो वो वापस आकर जो है वो अपने घर में आ गए और उन्हें बाहर अपने घर में वापस आकर फिर उसको देखते रहे तो वो झाड़ू देते रही, मतलब। तो ये वाकया उनके साथ पेश आया था। और एक वाकया, ये जो शायरा फैसल की बातें होती है ना, मैं मतलब लोग कर रहे होते हैं, मगर मैंने खुद ये आपने वो देखा जैसे कि पुल की तरफ आते, मजार के बाद पुल की तरफ आप आ रहे होते हैं उस तरफ ना। सही। तो वहां पर हम लोग एक प्रोग्राम से, इस जमाने में शायद आपको याद होगा कि एयरपोर्ट पे मिडवे होटल हुआ करता था, मिडवे होटल। जी जी। तो उसमें एक प्रोग्राम था, हम वहां से वापस आ रहे थे तो हाईरूफ में हम 3-4 दोस्त बैठे हुए थे। तो जब हम वहां से गुजर रहे थे तो एक हमने औरत देखी जो बिल्कुल दुल्हन के कपड़े पहनी हुई थी और जिस तरह दुल्हन रुखसत होती है ना, जैसे झुक कर जैसे दुल्हन को आप विदा किए जा रहा होता है, कभी देखा तो वो इस तरीके से वहां चल रही थी वो, मतलब 3 बजे रात को वो फुटपाथ पे। तो हम, मेरे दोस्त ने, मैंने कहा यार गाड़ी रोको, ये कौन है? तो वो मेरे जो गाड़ी चला रहा था मेरा दोस्त, उसने गाड़ी रोकी। जब पीछे जो दोस्त बैठे थे उन्होंने मतलब चीखा, कहा पागल और दिमाग खराब है, अभी कुछ और हुई तो ये गला पकड़ लेगी, ये कर लेगी। अच्छा, बहरहाल फिर हम थोड़ी दूर जाके रुके तो वो मुसलसल, अच्छा गाड़ियां इतनी फास्ट जा रही थी कि उस तरफ शायद किसी का ध्यान नहीं था, या होगा तो कोई रुक नहीं रहा, मगर वो औरत आराम आराम से वैसे ही झुक के वहां चल रही थी, चलती भी जा रही थी। वो जो पुल का एरिया है। ये कौन से वाले की बात कर रहे हैं आप? ये जैसे हम मतलब डिग्रोड से आ रहे हैं ना वापस, हम ये नेशनल स्टेडियम की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, कारसाज वाला जो है ना? कारसाज वाला, हाँ, जो पुल आता है आप, तो वो हम टर्न करते हैं अपना जैसे बहरिया ऑडिटोरियम की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पुल से पहले उसी फुटपाथ पर। और ये कब की बात है? जी, ये कब की बात है?
ये तकरीबन इस बात को 10-12 साल हो गए। और आपने कितने बजे ये सब होते हुए देखा? 3 बजे हम प्रोग्राम से वापस आ रहे थे वहां से ना। तो एक होता है ना कि मतलब सुनी सुनाई तो बहुत है। अच्छा, कभी मेरे साथ इस तरह नहीं हुआ, मगर ये लाइव वाकया मैंने खुद देखा कि यार वो रेड कलर के वो दुल्हन के कपड़े पहनी हुई थी और झुककर वो आराम से चल रही थी, किसी को कुछ कह नहीं रही थी, घूंघट उसका निकला हुआ था और वो चल रही थी। अच्छा, हमने जाके आगे गाड़ी रोकी, मैं कहा यार ये मतलब क्या चक्कर क्या है, मतलब ये हम समझ गए थे है कोई ये शय। तो वो हमारा दूसरे दोस्त चीखने लगे, दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया, वो गला पकड़ लेगी और ये कर लेगा कोई अगर ऐसा हुआ तो। बहरहाल फिर हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हुए गुजर गए और फिर वो पता नहीं कहाँ गए। और एक वाकया मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ इलाका बता देता हूँ, फेडरल एरिया में हम यहाँ शिफ्ट हुए। तो हम एक घर था जिसके ऊपर 2 कमरे बने हुए थे छत पर। टेम्पररी हमने वो घर लिया था हमने, क्योंकि हमने दूसरी जगह शिफ्ट होना था। सही। तो उन लोगों ने हमें वो घर दे तो दिया था, उसमें 2 कमरे बने थे, उसके ऊपर एक छत बनी हुई थी जिसके पास छोटा सा एक और कमरा स्टोर टाइप बना हुआ था। सही। तो हम मतलब एक कमरा हमारे इस्तेमाल में था, सामान रख दिया था हमने, और एक में हम सब जो है ना वो मतलब उठते बैठते सोते थे। तो मैं सो रहा था, मेरा बेटा सो रहा था। तो मेरी वाइफ और मेरी बेटी जो उस वक्त उसकी उम्र मेरे ख्याल से 7-8 साल होगी। ये 2015 का वाकया है, ये 5 साल पहले समझ लो। तो खिड़की पर मतलब एक आदमी अजीब सी शक्ल का वो खड़ा हो गया आके ना, और उसकी बड़ी भयानक शक्ल थी और उसकी आंखें नहीं थी। मेरी भाई वाली इशारे से मुझे वो बताया कि उसकी आंखें नहीं थी। और ये मेरी वाइफ ने भी देखा जागते में, मेरी बेटी ने भी देखा। वो कहने लगी मामा ये क्या है। तो इससे पहले कि वो मुझे उठाते हैं तो वो एकदम गायब हो गई। अच्छा, उसके बाद ये कहानी हो गई। तो हम वो जब घर छोड़ रहे थे तो उसके ऊपर जो छत बनी हुई थी, तो उसकी जो बाउंड्री बनाई हुई थी, उन्हें प्रीकास्ट की वो छत बनी थी, तो उसकी बाउंड्री तकरीबन 40 से वो बनी हुई थी 2.5 फुट ऊंची होगी, वो 2.5 फुट के करीब। और उस पर डिश रखी हुई थी एक, और जो जिसका एरिया तकरीबन गोलाई में होगा, ये समझ लें आप कम से कम कितनी 10 फीट की तो होगी वो, 10 फीट की वो डिश होगी, और उसके बड़ा हैवी थी वो। तो जब हम घर छोड़ रहे थे तो उससे 1-2 दिन पहले वो डिश खुद ब खुद सहन में आके गिर गई और टूट गई। सही। वो डिश की सूरत हवा से ना उड़ सकती थी ना गिर सकती थी। मतलब आप खुद सोचे, एक डिश जमीन में रखी है और चारों तरफ बाउंड्री 2.5 फीट की है, तो कोई डिश गिर सकती है इस तरह। वो कैसे गिरी आज तक नहीं पता, और वो टूट गई थी। उसके बाद फिर वो हमने घर छोड़ दिया। तो जब घर छोड़ दिया तो वहां पर जो रहते थे हमसे पहले, उनके एक रिश्तेदार हमें मिले। अचानक आप वहां रहते थे, हमारी वाइफ से कहने लगे उस घर में तो असरात हैं, और हमारी जो है ना वो एक रिश्तेदार वहां रहती थी, तो वो पढ़ने पढ़ाने वाली थी, उन्होंने उनको बाउंड किया हुआ था, और बच्चों के साथ आपको वो घर उन्हें देना ही नहीं चाहिए था किसी को। मतलब बड़े खतरनाक असरात थे। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मतलब ये हमारे बुजुर्गों का साया है। और उसी घर का एक ऐसा आपको अजीब मतलब वो एक छुपकली थी जो उसके पीछे अलमारी के पीछे आ गई। अब छुपकली का ऐसा है कि मतलब हमें नींद नहीं आ रही कि यार ये दरवाजा बंद है, ये निकल नहीं रही, और हम चाह रहे वो निकले, वो नहीं निकली 2 दिन तक। एक दिन वो छुपकली सामने बैठी थी, तो मैंने माचिस की तीली उसे फेंक कर मारी, तो वो माचिस की तीली उसके लगी तो नहीं, वो वहां टकरा के नीचे गिरी। तो मिनहाज साहब आप यकीन करें, वो छुपकली गुस्से से नीचे उतरी, उसने मेरे सामने वो माचिस की तीली मुंह से पकड़ी और बकायदा उसको झंझोड़ के फेंक के गई ऊपर। उस वाक़े से तो हम बहुत डर गए। मैंने अपने भाई को बुलाया, मैंने कहा जिसको यहाँ से निकालो। किसको? तो भाई ने ये कहा, जब मैंने भाई को ये निकालते वक्त बता रहा हूँ, भाग के चला गया। अच्छा। तो उसके बाद हमने पढ़ा और कुछ चीजें मैंने वहां पढ़ी, उसके बाद वो कहाँ गायब हुई पता नहीं लगा। बहरहाल उसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया।
चले, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब साहब, आपने ना चाहते हुए भी 5-6 वाकयात बता दिए। वो असल में वो लाइन से आते चले गए। बहुत दिन से आपको फोन करना सोच रहा था। थैंक यू सो मच। हमारी बात, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपनी एक और ईमेल की तरफ जो कि हुमायूं बाबर ने हमें भेजी है। फिर एक प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने कहा था कि डोंट मेंशन माय नेम। खैर, आई एम सो सॉरी। खैर, हम उनकी ईमेल नहीं करते, हम किसी और की ईमेल पढ़ लेते हैं, इनकी ईमेल इग्नोर कर देते हैं। खैर, दूसरी ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। वाकया कुछ यूं है कि मुझे अपने काम के सिलसिले में बलूचिस्तान जाना पड़ता रहता था और ये इंसिडेंट भी मेरे साथ वहीं पे हुआ था। 22 जनवरी 2020 की रात थी जब मैं कराची से कोयटा के लिए रात को 9 बजे रेंटर कार के थ्रू रवाना हुआ। मेरे साथ एक ड्राइवर भी था जिसको कोई मैं पर्सनली जानता था, इसीलिए मैं हमेशा उसी की डिमांड करता था क्योंकि एक तो वो हम उम्र था और उससे मेरी अच्छी बातचीत हो गई थी। प्लान के मुताबिक हम लोग रात को टाइम पे निकल गए और रास्ते में मामूल की बातें भी होती रहीं। तकरीबन 4 से 5 घंटे की ड्राइविंग के बाद सलमान, जो कि ड्राइवर का नाम था, उसको वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ी। अब अगर आपने कभी कोयटा का रास्ता देखा हो तो वो बिल्कुल पहाड़ी इलाका है। काफी दूर दराज जाके होटल या पेट्रोल पंप वगैरह आते हैं। खैर, मेरे मना करने के बावजूद भी ड्राइवर ने गाड़ी बिल्कुल सुनसान जगह पर रोक दी और खुद फौरन गाड़ी से उतर के रोड के दूसरी तरफ तेजी से जाने लगा। मैं पीछे से बोलता ही रह गया कि अंधेरा बहुत है, ज्यादा दूर मत जाना, लेकिन उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। वो दौड़ता चला ही गया और रोड ऊपर होने की वजह से मैं उसको देख नहीं पा रहा था। सर्दी ज्यादा होने की वजह से मैं दोबारा गाड़ी में बैठ गया और डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि आसपास कोई गाड़ी, कोई दुकान, कोई आबादी, यहां तक कि कोई लाइट नहीं थी। ड्राइवर को गए हुए 5-6 मिनट हो चुके थे और मुझे उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरा गुस्सा खौफ और डर में उस वक्त बदला जब मैंने ड्राइवर को कुछ ही दूर से गाड़ी की तरफ भागते हुए आते देखा। उस वक्त मैं ये समझा कि कोई चोर या डाकू वगैरह उसके पीछे लग गए हैं, लेकिन वो गाड़ी तक पहुंचने के बाद पीछे वाली सीट पे लेट गया और सिर्फ इतना बोला कि गाड़ी निकालो यहां से। मैं बहुत परेशान फौरन ड्राइविंग सीट पे बैठा और जितना मुमकिन हो सका गाड़ी को स्पीड में भगाता हुआ वहां से निकल गया और साथ साथ ड्राइवर से भी पूछे जा रहा कि वहां हुआ क्या, आखिर कौन लगा तुम्हारे पीछे, लेकिन वो किसी की बात का जवाब नहीं दे रहा क्योंकि वो अपने होश में ही नहीं था। 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया। मैंने वहां गाड़ी रोकी और फौरन सीट से उसको बाहर निकाला। वो बिल्कुल अपने होश में नहीं था और बेसुध वहां पड़ा हुआ था। इतने में एक और शख्स भी वहां आ गया, ये सोच के कि गाड़ी में शायद पेट्रोल डलवाने हम आए हैं। वो करीब आया तो मैंने उसको सारी बात बताई। अभी मैं उसको ये सब बता ही रहा था कि अचानक उसने अपनी आंखें खोली। मैं बता नहीं सकता कि उस वक्त मेरी क्या फीलिंग थी।
मैं बुरी तरह डर चुका था। इतनी सख्त सर्दी में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने उसकी आंखें देखी, वो पूरी सफेद थी और चंद सेकंड के बाद ही वो बुरी तरह तड़पने लगा, जैसे किसी जानवर को ज़िबा करने के बाद उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है तड़पने के लिए, बिल्कुल वैसे ही। उस वक्त मैं बिल्कुल पागल हो चुका था। मेरा दिल और दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अचानक ही उसकी आंखें बंद हो गई। मैं जोर जोर से उसको आवाजें दे रहा था, उसको हिला रहा था, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था, क्योंकि उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि उसका इंतकाल हो चुका है। मैंने फौरन पेट्रोल पंप वाले के साथ दोबारा उसको गाड़ी में बिठाया और वहां से थोड़ी दूर एक छोटे से अस्पताल लेके गया, जहां पे उसकी डेथ की खबर सुन के बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मैं बता नहीं सकता कि उस वक्त मैं कितना खौफजदा हो गया था, क्योंकि वो ड्राइवर तो मेरी आंखों के सामने मरा ही था, लेकिन साथ ये राज भी लेके चला गया कि आखिर उसके साथ वहां हुआ क्या था। उस वक्त के बाद से मैं अब तक स्टेबल नहीं हो पाया। छोटी छोटी बातें से मैं बहुत डर जाता हूं, क्योंकि वो आंखें मैं कभी नहीं भूल सकता जो उसके मरने से कुछ सेकंड पहले मैंने देखी। अब सब कुछ बदल चुका है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी ईमेल हमें भेजी। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे शो में शामिल होना चाहते हैं तो एक और जरिया है। बहुत सारे लोगों को टाइप करने में प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी की वजह से अब आप हमें अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। बस 2-4 चीजों का ख्याल रखिए। अगर आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करके हमें भेज रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर लगे हुए पंखे को बंद कर दीजिएगा, क्योंकि उसकी वजह से बहुत शोर होता है। दूसरा, आराम आराम से अपनी सारी बात, सारा वाकया डिटेल में बताइए और फिर हमें ईमेल कर दें official.minhajaliaskari@gmail.com पे। है जनाब, दुनिया में अजीब और गरीब वाकयात होते हैं। अभी एक मैं डॉक्यूमेंट्री आज दिन में ही देख रहा था, कल रात में एक्चुअली देख रहा था। नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री आई, मुझे उसका नाम अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के नाम से। उसमें दुनिया में मुख्तलिफ मिस्ट्रीज के हवाले से बताया गया है। जैसे कि एक फैमिली के बारे में बताया गया। फ्रांस में वो फैमिली रहती थी। एक घर फ्रांस के किसी एक शहर में, गांव में कहीं थे वो, मुझे उसका नाम याद नहीं। और एक नॉर्मल फैमिली, 4 बच्चे, माँ बाप एक जगह शिफ्ट हुए। बड़े हंसी मजाक करने वाली फैमिली थी। सबसे बड़ा बेटा 20 साल का था, सबसे छोटा जो था वो 13 साल का था। उनके घर उन्हीं के पड़ोस में रहने वाली एक खातून काम किया करती थी आके, यानी कि स्त्री वगैरह और इस तरह लोकल डोमेस्टिक हेल्प के लिए वो आया करती थी और रूटीन के हिसाब से जिंदगी चल रही थी। कि एक दिन जब वो काम करने वाली घर आई तो घर का दरवाजा खुला हुआ था एज यूजुअल। वो दरवाजा खोल के अंदर गई तो घर बिल्कुल खाली, सामान पड़ा हुआ लेकिन लोग नहीं। उसको लगा हो सकता है कहीं चले गए। वो अपना काम करके दोबारा दरवाजा बंद करके चली गई। नेक्स्ट डे फिर रूटीन के हिसाब से वो वापस आई। इस दफा जब वापस आई तो भी दरवाजा खुला हुआ, अंदर गई, घर खाली। अब ये 2 दिन तक तो हो गया। जब तीसरे दिन दोबारा उसको यही देखने को मिला कि फैमिली तो है ही नहीं, तो थोड़े से सवालात उठना शुरू हुए कि आखिरकार ये हैं कहां। उनके फोन पे कॉल की गई, कोई फोन नहीं उठा रहा।
इर्द गिर्द के लोगों से पता किया गया, किसी ने भी उस फैमिली को नहीं देखा। अजीब बात यह थी कि उस फैमिली की सारी गाड़ियां घर पे मौजूद थीं सिवाय एक गाड़ी के। पुलिस को इन्वॉल्व किया गया। पुलिस भी एक दिन आई, फिर दूसरे दिन आई, फिर तीसरे दिन आई, फिर चौथे दिन आई। 5वें दिन जाके ये बात डिसाइड हो गई कि ये फैमिली मिसिंग है। अभी 6ठा दिन शुरू नहीं हुआ कि सारी स्पेक्यूलेशंस पूरे शहर में फैल गईं। सर्च वारंट्स, चैनल्स, रेडियो, टीवी सब एक्टिव हो गया, न्यूज़पेपर सब एक्टिव हो गए। लोगों ने सर्च शुरू कर दी। 6th डे जब पुलिस दोबारा उनके घर में पहुंची तो टेरेस में उन्होंने कुछ अजीब सी चीज नोटिस की। टेरेस के नीचे, बिल्कुल टेरेस के नीचे एक छोटी सी खाली सी जगह थी जहां पे जानवरों के जो खाने की ट्रे होती है वो पड़ी हुई थी। उस ट्रे को इत्तेफाक से किसी एक पुलिस वाले ने जो हटाया तो वहां पे उनको एक जमीन पे दरवाजा नुमा टाइप की चीज बनी हुई नजर आई। उन्होंने वो दरवाजा उठाया, नीचे खुदाई उदाई की तो एक लाश मिली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस तरह 5 इंसानों की लाशें और 2 कुत्तों की डेड बॉडीज मिली। टोटल घर में 6 लोग थे, यानी कि मां, बाप और 4 बच्चे और उनके 2 कुत्ते। तो 2 कुत्तों की डेड बॉडी मिली, 4 बच्चों की डेड बॉडी मिली, मां की डेड बॉडी मिली, सिर्फ बाप की डेड बॉडी नहीं मिली। ऑटोमेटिकली केस का सारा मद्देनजर जो है वो की पॉइंट, फोकल पॉइंट बाप बन गया। बाप के लिए सर्च वारंट रिलीज हो गए, बाप को ढूंढना शुरू किया। तो यहां से कहानी एक अजीब मोड़ पे निकल आई। जब बाप को ट्रेस करना शुरू किया तो पता ये चला कि इन लोगों की डेथ को हुए हुए हो गए हैं 2 हफ्ते, और 1 हफ्ता बाप ने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उस घर में जिंदगी गुजारी लोगों के सामने। फिर एक एक करके उन डेड बॉडीज को दफनाया घर से बाहर टेरेस के नीचे। सबसे लास्ट में उसने उस बच्चे को मारा जो कि असल में उसका बच्चा नहीं था, वो किसी और बाप से था। वो भी इसलिए क्योंकि वो उस शहर में नहीं था। उसको स्पेशली इसने बुलाया ये कह के कि तुम्हारी मां का एक्सीडेंट हो गया है, फौरन आओ। और वो फौरन पहुंचा है। फिर रात को ही ये सारी इन्वेस्टिगेशन पता चली इस तरीके से कि वो बच्चा जब वापस अपने बाप के घर में आया तो उसने अपने दोस्तों के साथ टेक्स्ट मैसेजेस एक्सचेंज किए थे। रात 12:30 बजे एक मैसेज जो उसके दोस्त ने उसको भेजा था वो आज तक रिसीव नहीं हो पाया, यानी ये पढ़ा नहीं था उसने। इंटरेस्टिंग मोड़ उस वक्त आया जब बाप हवा की तरह गायब हो गया इस दुनिया से। टिल डेट किसी को नहीं मालूम कि वो बाप गया कहां। मर्डर की जगह से तकरीबन 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर दूर या ज्यादा उससे एक फॉर्मूला 1 के होटल के बाहर उस बाप की गाड़ी मौजूद मिली। जब उस गाड़ी को ट्रेस किया गया और उसके इर्द गिर्द के इलाके के सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो उसमें बाप साफ नजर आया है। उसके हाथ में एक बैग है और एक और बैग है
कपड़ों वाला एक बैग है जिसके अंदर साफ लग रहा है कि इसके अंदर राइफल है, क्योंकि उसी राइफल के जरिए सारे बच्चों को, सारी फैमिली को मारा गया है। वो बाप लास्ट टाइम उस कैमरे में दिखा गया है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो भी उस कैमरे में देखता है, वेव करता है कैमरे में, और सामने ही एक बहुत बड़ी सी पहाड़ी दिखी है, वहां निकल जाता है। उस पहाड़ी के पार समंदर है। टिल डेट उस शख्स का किसी को इल्म नहीं कि वो कहां है। इंटरपोल की लिस्ट में तक वो बंदा है, लेकिन वो हवा में गायब हो गया। इसी तरीके से एक और मर्डर हुआ अमेरिका में, बाल्टीमोर के अंदर। ये इतना अनयूजुअल मर्डर था कि पता ही नहीं चल रहा कि आखिर हुआ क्या है। एक शख्स अपनी बीवी के साथ बाल्टीमोर में शिफ्ट होता है, अपने दोस्त की एक फर्म के अंदर काम करता है। एक रात बीवी को दूसरे शहर जाना पड़ता है, मीटिंग के सिलसिले में वो जाती है, वहां पहुंचती है, वहां मीटिंग करती है, रात को अपने होटल में आके चेक इन करती है, अपने मियां को कॉल करती तो मियां फोन नहीं उठाता। फिर वो अपने घर की हाउसमेट को कॉल करती है, उसको कॉल करती हुई कहती है कि अभी अभी जो आपके मियां हैं वो उनके पास कॉल आई है, उन्होंने हेलो किया है, उन्होंने ओह किया है, ऐसा जैसे कोई परेशान है, और वो घर से भागते हुए निकल गए। द नेक्स्ट थिंग इज कि उस शख्स की डेड बॉडी मिलती है एक होटल के मीटिंग रूम के अंदर। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उस मीटिंग रूम की छत को जब देखा जाता है तो उस पे एक होल हुआ होता है, जिससे पता चलता है कि इस शख्स ने होटल की छत, जो कि 11वीं फ्लोर या 12वीं फ्लोर से छलांग मार के सुसाइड की है। अब केस एफबीआई के पास जाता है, लोकल पुलिस से एफबीआई की तरफ ट्रांसफर किया जाता है। टिल डेट उस शख्स के साथ क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली वाला बंदा जो अपनी जिंदगी में भी खुश था, कामयाब था, सक्सेसफुल था, कोई ऐसी टर्म्स नहीं थी जिससे सुसाइड का उसका नजर आता हो। इस तरह की मिस्ट्रीज इस दुनिया में मौजूद हैं, सीक्रेट सोसाइटीज मौजूद हैं, कुछ ऐसे पावरफुल लोग मौजूद हैं जो आपको नजर नहीं आते लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं, एंड दे आर वेरी पावरफुल। खैर जनाब, हमारे शो को खत्म होने में 10-12 मिनट है, तो जल्दी से कुछ और वाकयात हैं जो मैं शेयर कर लेते हैं आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे घर में अक्सर आवाजें आती हैं, कोई नजर नहीं आता, कोई प्रेजेंस फील करवाता है, और होता सिर्फ और सिर्फ मेरी अम्मी के साथ है, और हर वाकया फजर से पहले होता है। जैसे मेरी अम्मी सो रही होती हैं और उनके पैर पकड़ के कोई जोर जोर से हिलाता है कि अम्मी की आंख खुल जाती है। फजर के लिए अम्मी वुजू कर रही होती हैं, रूम के साथ ही किचन है, तो वहां से आवाजें आ रही होती हैं और इतनी तेज कि अम्मी को सुनाई दे रही होती हैं, जैसे कोई खाना बना रहा हो या बर्तन धोने की आवाजें आती हैं। ये सब सुन के मेरी अम्मी की हालत भी अजीब हो जाती है।
एक खौफ सा आ गया है, लेकिन मेरी अम्मी यूज्ड टू भी हैं और जब भी ऐसा होता है तो वह नमाज के बाद कुरान शरीफ तिलावत के साथ पढ़ना शुरू कर देती हैं और वो आवाजें गायब हो जाती हैं। लेकिन ये काफी खौफनाक होता है और आप अकेले हों और आवाजें बिल्कुल बराबर से आए तो और भी अजीब। एक दफा फिर वही फजर का टाइम और अम्मी की आंख खुली खर्राटों की आवाज से जो बिल्कुल बराबर वाले तकिए से आ रही थी। जी बिल्कुल साथ वाले पिलो से। मेरी अम्मी एकदम उठी और जोर से चीखने लगी उस वक्त, क्योंकि मेरे वालिद साहब ऑलरेडी कमरे में नमाज पढ़ रहे थे, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि आवाज मेरे वालिद साहब की हो। वैसे मेरे वालिद साहब कभी इन बातों पे यकीन नहीं करते, लेकिन उस दिन के बाद से वो इन बातों पे यकीन करने लग गए, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ये सब हुआ था। अक्सर हम अपने घर में बैठे होते हैं तो हमारे मुंह पे ऐसा लगता है कि किसी ने पानी फेंका हो, जैसे हम बैठे हुए हों, एकदम छींटा आता है। और सफर करते वक्त नीडल्स भी मिलती हैं, जैसे अलमारी के नीचे से, बिस्तर के नीचे से, साइड टेबल के नीचे से स्टिचिंग वाली नीडल्स निकलती हैं। हालांकि हम अपने घर में स्टिचिंग नहीं करते और सफाई भी रोजाना होती है, लेकिन वो नीडल्स कहां से आती हैं हमें आज तक नहीं पता चला। चला जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है वहाँ सर? मैं मोहम्मद अनस बात कर रहा हूँ कराची से। जी अनस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक मिनाज भाई, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी बताइए। मेरे कजन के साथ वाकया पेश आया था तकरीबन आज से 7-8 साल पहले। सही, मैं वो सुनाना चाहता हूँ आपको। बताइए। वाकया इस्लामाबाद का इस्लामिक यूनिवर्सिटी का है। मेरे फूफा ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कैंटीन ली हुई थी। सही। और मेरे कजन भी उनके साथ रहते थे। सही। एक रात जब मेरे कजन ने उनका दोस्त उनके पास आया और उन्होंने कहा कि आज मेरा कहीं पे फंक्शन है तो आप मेरे साथ चलोगे, तो जिस पर उन्होंने अपने वालिद से पूछा तो उनके वालिद ने इनकार कर दिया। सही। तो फिर उनके इनकार करने के बावजूद उन्होंने वो चले गए उनके साथ, अपने दोस्त के साथ। जब वो चले गए तो उन्हें काफी लेट नाइट हो गई थी, तकरीबन रात के 3 बज गए थे। तो उन्होंने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया था ताकि मेरे पापा मुझे फोन न करें, और चूंकि उन्हें पता था कि वो उनकी बेइज्जती करेंगे, इस वजह से उन्होंने फोन बंद कर दिया था अपना। जिस टाइम वो फंक्शन से वापस आ रहे थे तो उनके दोस्त ने उनसे कहा कि मेरे साथ चले जाओ घर पे, रात बहुत हो चुकी है, सुबह आप अपने घर चले जाइएगा। उन्होंने बोला नहीं, क्यों, मैं कैंटीन में ही रहूंगा और सुबह मैं अपने पापा के पास क्वार्टर में चला जाऊंगा, आप चले जाओ, कोई मसला नहीं। फिर वो फंक्शन से आ रहे थे तो कैंटीन वाले रास्ते पर थोड़े दरख्त वगैरह थे, तो उन्हें दूर एक चीज नजर आई जो इंसानी हाइट से तकरीबन काफी ऊंची थी। पहले उन्होंने अपना वहम समझा, लेकिन जैसे जैसे वो उसके करीब आते गए तो वो उन्हें दिखती गई, और जिस टाइम उसके करीब से गुजरे तो वो गायब हो गई थी। थोड़ा जब आगे गए तो उन पीछे, चूंकि मेरा कजन पीछे बैठा हुआ था बाइक पे, तो उसके कमर पर किसी ने इतने जोर से थप्पड़ मारा कि उनसे बाइक हैंडल ना हुई और वो बाइक से गिर गए। दोनों बाइक से गिर गए, उन्हें काफी चोटें भी लगी, जिस पर मेरे कजन का दोस्त काफी परेशान हुआ और उसने बोला यार अब तो मेरे साथ ही चलो, मेरे घर पे स्टे करते हैं और सुबह आपको अपने घर पे छोड़ दूंगा।
मेरा कजन चूंकि बहुत बहादुर था, इसलिए उसने बोला नहीं मैं रात को इधर ही रहूंगा, आपके घर जाऊंगा तो फिर कोई क्या बोलेगा, मतलब अजीब एक टेंशन सी हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने बोला कि मुझे कैंटीन पे छोड़ दो। वो जब कैंटीन पे गए तो कैंटीन के बाहर जो शेल्टर बना होता है जहाँ पे स्टूडेंट वगैरह बैठते हैं, उधर ही उन्होंने चारपाई लगाई और वो सो गए। क्योंकि गर्मियां थी इस वजह से उन्होंने बाहर ही सोना पसंद किया। तो सोए हुए थे और लेट भी हो चुके थे, तो इस वजह से उन्हें काफी जल्दी नींद आ गई और काफी गहरी नींद आ गई। थोड़ी देर हुई थी सोए हुए के, उन्हें ना पायल की छन छन की आवाज आना शुरू हुई बकौल उनके। उन्होंने पहले ये सोचा कि ये मेरा वहम है तो या मैंने ख्वाब देखी है, क्योंकि मैं लेट नाइट आया और मुझे मतलब मेरे साथ रास्ते में भी इंसिडेंट हो गया, तो इस वजह से वो उठ के बैठे और फिर वो आवाज बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद चूंकि उनकी नींद चली गई थी, अब नींद नहीं आ रही थी उनको, तो वो लेटे हुए थे अपनी चारपाई पर। और फिर जब वो आवाज आना शुरू हुई तो वो उनके बहुत करीब पहुंच चुकी थी, जिस पर वो काफी डर गए थे और उन्होंने भागना शुरू किया। तो उन जो भी चीज थी उन्होंने मेरे कजन का मतलब गिरबान पकड़ा और उसको नीचे पटका बहुत जोर से, लेकिन नजर नहीं आई जो चीज थी। एक दफा पटका, फिर उठा के उन्होंने जिस चारपाई के नीचे लेटे हुए थे उसी के नीचे फेंका। फिर उस चारपाई वो बकौल उनके वो 15 फीट ऊपर गई वो चारपाई और फिर उनके ऊपर आके लगी एक दफा, फिर दूसरी दफा उतनी ऊंचाई पर गई, फिर आके लगी, उल्टी हो गई। फिर तीसरी दफा जब आकर लगी तो मेरा कजन बेहोश हो चुका था। सुबह जिस टाइम एज यूजुअल यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई और कैंटीन पर लोग आए तो उनको इस हालत में पाया तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिस पर उनके वालिद साहब को भी खबर हुई तो उनके वालिद साहब भी उधर पहुंचे। डॉक्टर से मशवरा किया गया और डॉक्टर ने कहा कि इनकी हालत ठीक नहीं है, इनके साथ जो भी कुछ हुआ है रात को बहुत खतरनाक हुआ है, जिस पर उन्होंने कहा कि इनके घर वालों को बुला लीजिए। तो जिस टाइम मेरे कजन को ये होश आया 2-3 दिन के बाद, तो उसने ये सब वाकया हमें सुनाया। लेकिन एक दिन के बाद जब उसके दोबारा टेस्ट हुए तो उसके अंदर उस जिगर और दिल फट गया था और मतलब उसे वॉमिटिंग आने लगी और उसके अंदर गोश्त के टुकड़े और खून के लोथड़े आते थे, जिस पर उसकी माँ और जिस पर उसकी वालदा और उसकी बहनें, क्योंकि वो कश्मीर रहती थी तो वो कश्मीर से इस्लामाबाद आई और उनसे भी उन्होंने ये वाकया शेयर किया और जिस पर उन्होंने कहा कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, आप जितना हो सके लिए मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं बस अब इस दुनिया में नहीं रहूंगा। ये बात उन्होंने की और उन्हें उस दिन भी बहुत वॉमिटिंग हो रही थी और जिसमें खून के लोथड़े आ रहे थे और अगले दिन मेरे कजन की डेथ हो गई। अच्छा जी, अगले दिन मेरे कजन की डेथ होगी। ये हमारे खानदान में एक बहुत अफसोसनाक वाकया था, जिसे हम आज भी याद करते हैं तो काफी अफसोसदा हो जाते हैं, क्योंकि हमारा वो कजन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था और काफी बड़ी हाइट भी थी उसकी, और क्योंकि मतलब वो इन चीजों पर बिलीव नहीं करता था और डरता भी नहीं था, तो इस वजह से वो रात को उस कैंटीन में अकेले सो गया और उसके साथ ये वाकया पेश आया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अनस, थैंक यू। और ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आई एम सॉरी आपके कजन के साथ ऐसा हुआ, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मैंने सुना था लड़कियों को परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, जिन्नात उनके आशिक हो जाते हैं, या लड़कियों को बावजू होके सोना चाहिए क्योंकि रात के वक्त अक्सर बलाएं सफर करती हैं। मेरा जो पॉइंट है वो शायद आप समझ चुके होंगे। बाकी सब की तरह मुझे भी इन सब से डर ही लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं लगता था कि ये झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब किसी अपने को इन सब से गुजरते देखा तो पता चला कि वाकई जन्नात आशिक हो जाते हैं।
ये कहानी बहुत पुरानी है। हमारे कुछ रिलेटिव्स कराची में भी रहते हैं। एक आंटी थी जिनके हस्बैंड फौत हो चुके थे और वो 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। हमने सुना था कि उन पे किसी जिन का साया है। कोई ना कोई उनके बारे में डरावनी कहानी सुनाता रहता था और ये भी था कि उनके घर से जगह जगह से पैसे मिला करते थे, जेवर मिला करता था। कहानी की कहानी, लेकिन हम में से किसी ने जिंदगी में लाइफ कभी नहीं उनके साथ ऐसा कुछ होते हुए देखा। लेकिन एक दफा मैं 6th क्लास में था जब हम कराची गए एक शादी अटेंड करने। वापस लाहौर जाने से पहले हमने उन आंटी के घर जाने का इरादा किया। घर में उनके बच्चे थे, ड्राइवर था और वो आंटी थी। वहां खाना खाया, हमने बातें की, लेकिन ऐसा उनको देख के लगा नहीं कि उनके ऊपर साया है या कोई जिन है। सब कुछ नॉर्मल था। उनके टीवी लाउंज के सामने एक रूम था जहां उनका ड्राइवर बैठा खाना खा रहा था और खाना खाकर वो नीचे चला गया। आंटी हमें वापस शादी वाले घर ड्रॉप करना चाहती थी, तो उन्होंने ड्राइवर को आवाज दी, पर ड्राइवर नहीं आया। आंटी ने अपने बेटे से कहा कि जरा ड्राइवर को कॉल करो और पूछो कहां है। उनके बेटे ने ड्राइवर को कॉल की और वो फोन पे ही था कि उसके सांस खुश्क हो गई और वो ऐसा था जैसे उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। आंटी घबरा गई और पूछा कि बेटे को क्या हुआ, तो वो कुछ मिनट खामोश रह दे रहा और थोड़ी देर की बाद ही हिम्मत करके बोला कि ड्राइवर अंकल कह रहे हैं कि वो आज आए ही नहीं थे और फोन करके उन्होंने आपको सुबह बता दिया था। आंटी सुनने के बाद थोड़ी घबराई जरूर, लेकिन खामोश हो गई और अपने बेटे को कहा कि इनको वापस छोड़ाओ। शायद उनको पता चल गया था कि वो ड्राइवर नहीं कोई और था, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी तो चुप हो गई। उनकी बेटी के साथ मेरी बहन की अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अक्सर फोन करके रोया करती थी कि उसकी अम्मी के रूम में आवाजें आ रही हैं, अम्मी रो रही हैं जैसे उनकी अम्मी को कोई बहुत मार रहा हो। जब अम्मी बाहर आती हैं तो उनके जिस्म और चेहरे पर नील पड़े होते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। अम्मी से पूछो तो अम्मी कहती हैं कि वो मैं गिर गई थी वॉशरूम में। और फिर कुछ दिनों बाद उनकी बेटी ने भी हमारी बहन से राब्ता खत्म कर दिया और वो लोग ना जाने कहां शिफ्ट हो गए। हम में से किसी रिश्तेदार को भी नहीं पता। बस इतना पता है कि वो अक्सर अपनी बहन को कॉल करके हाल चाल पूछ लेती हैं, लेकिन कहां हैं वो और उनके बच्चे और किस हालत में हैं और किधर हैं, ये आज तक किसी को नहीं पता चल सका। चलो जनाब, शो के आखिरी मराहिल में हम दाखिल हो चुके हैं और अपने शो की लास्ट ईमेल शामिल करते हैं। सलाम मिनहाज, आई एम फ्रॉम डिग्री, सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास, जो कि कराची से 300 किलोमीटर दूर है। मैं एक जगह के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिसका नाम डिग्री है, जिसका मतलब है कच्ची की गांव।
कच्ची एक नॉन मुस्लिम था जो 19वीं सदी में काला इल्म करता था। उसके पास बहुत सारे मौकिल होते थे, लेकिन जब भी अर्थक्वेक आता था ये वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। इसी तरह 90s में शायद अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से ये अपनी जगह यानी इस गांव में आ गए और लोगों के घरों में रहने लग गए। बहुत सारे शैतानी और कुछ बुजुर्ग मखलूकात भी हैं यहाँ। इनके आने के बाद बहुत सारे वाकयात पेश आए, जैसे कि घरों में पत्थर मारते थे, किसी को थप्पड़ मारने की, किसी को दौड़े पड़ते थे। ये पूरा गांव ऑलमोस्ट 300 से 500 लोगों पर मुश्तमिल है। ये जिन्नात भी इनके साथ रहते हैं। मगरिब के बाद घर से गैर जरूरी निकलना मना किया हुआ है। कुछ लोगों पर ये चीजें अभी तक हावी हैं। अक्सर लोगों के घर में मिठाई गायब हो जाती है, खाना गायब हो जाता है। इट्स अ प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोसेस। ये एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है इस जगह के बारे में। और भी बहुत सारी मालूमात है जो मैं आपसे अगली दफा शेयर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिन्होंने अपने ये वाकया हमें भेजा। इस गांव के बारे में, इस जगह के बारे में पूरी डिटेल मुझे प्लीज 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 फॉरवर्ड कीजिए। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। अगर कोई मीरपुर खास में हमारा प्रोग्राम सुन रहा है, चाहे वो यूट्यूब पे सुन रहा है, चाहे वो रेडियो पे सुन रहा है, और इस जगह के बारे में मालूमात रखता है, तो वो मुझे ईमेल फौरन करे, क्योंकि ये पहली जगह नहीं है। पाकिस्तान में दुनिया का एक वाहिद गेस्ट हाउस मौजूद है, दुनिया का, जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हमारे YouTube चैनल पे उसके बारे में मौजूद है एक वीडियो, जरूर सुनिए जाके। ये जो दुनिया आपको नजर आती है, हंसते मुस्कुराते लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि जिंदगी बड़ी हसीन है, इसको एंजॉय करो, फलाना करो, धमाका करो। बात तो सही है, लेकिन हकीकत से दूर है ये बात। इंसान के दिल में क्या है, ये अगर आप जान जाएं तो इससे ज्यादा बदसूरत बुरी जगह रहने के लिए नहीं है। और एक सेकंड के लिए ये सोच लें कि अगर आपका सामना उस मखलूक से हो जाए जिसको कहा जाता है कि हमने पर्दा रखा हुआ है, इनको अंधेरों में रहने की ऑर्डर्स दिए हुए, तो आपके साथ क्या होगा? हो सकता है कि अभी आप लोग अकेले बैठे हुए हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो सकता है कि आप अपने घर में अकेले हों, अपने दफ्तर में अकेले हों, सफर अकेले कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हो सकता है जिस जगह पे बैठे हुए अभी आप ये हमारी आवाज सुन रहे हैं, वहां और भी कोई मौजूद है जिसको आप तो देख नहीं सकते, लेकिन वो आपको देख रहे हैं। और क्या पता अपना वहां होने का एहसास भी दिला दें। YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा। खुदा हाफिज।